मोमेंटम कंबाइंड वाले मोशन में आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा प्लस आर सीओएम क्रॉस एम वी सीओएम। रोटेशन के केस में आई ओमेगा, इसमें आई आप उस एक्सिस के अबाउट लेते हो जहां बॉडी रोटेट कर रही होती है, और अगर पार्टिकल का लिखना होगा तो आर क्रॉस मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड मोशन के लिए क्या होती है, रोटेशन के केस में क्या होती है, और पार्टिकल के केस में क्या होती है। क्लासेस के टाइम पर एक और बात मैंने कही थी कि काइनेटिक एनर्जी जब आप रोलिंग में लिखते हो तो उसको हम हाफ एम वी स्क्वायर और साथ में एक फैक्टर था वहां पर वन प्लस के करके, जिसमें के जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे वाला नंबर है। लाइक स्फीयर का 2/5, डिस्क का 1/2, और स्फीयर 2/3, जो एम आर स्क्वायर के पहले वाला नंबर है, और यहाँ वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में आज ये भी करना पड़ेगा, न्यूटन लॉ, सम ऑफ ऑल फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। रोलिंग की 3 कंडीशंस बताई गई हैं, वीसी इक्वल्स टू आर ओमेगा पे विदाउट स्लिपिंग, मोर देन आर ओमेगा पर स्किडिंग, और लेस देन आर ओमेगा पर स्लिपिंग। ये सब ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में किया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पुली वगैरह के केसेस में ये डिस्कस किया था आपसे कि पुली वाले केसेस में जब आपसे कहा जाए कि ये नो स्लिप कंडीशन है, तो नो स्लिप कंडीशंस में ये बताया गया था कि अगर पुली ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो और ऊपर से कोई थ्रेड पास कर रही हो, और थ्रेड की वेलोसिटी अगर v है और पुली की रोटेट करने की एंगुलर स्पीड ओमेगा है और रेडियस r है इनका, तो नो स्लिप के लिए कंडीशन बताई गई थी पुली की एंगुलर स्पीड में, पुली के रेडियस में, और जो इसके ऊपर थ्रेड है उसकी स्पीड v में रिलेशन था v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा का। तो ये सब है, आपको रिवाइज है ये सब सारी, तो प्रॉब्लम से स्टार्ट करें फिर। यस सर। है ना, एक बार क्विकली और देख लेते हैं जो चीजें हम लोगों ने करी हुई हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह याद होना पड़ेगा, और एक रिलेशन और होता है जो डिराइव तो नहीं किया है बट वैसे बता देते हैं कि जो टॉर्क है उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, सिमिलर टू दैट इक्वेशन वेयर फोर्स इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp by dt, इसके सिमिलर। और ये कहा जाता है कि जिस केस में टॉर्क 0 आएगी वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, और जिस केस में फोर्स 0 आएगी वहां पर हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है पूछ लो, अदरवाइज फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली। सर सर पार्टिकल अगर एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है सर, तो फिर एंगुलर मोमेंटम सर उसमें क्या फैक्टर ऐड होता है? तब भी हमारे सिलेबस में आई ओमेगा ही रखते हैं, हमारे सिलेबस के क्वेश्चंस है ना उनमें सिमेट्रिकल ही आते हैं सारे, तो वो आई ओमेगा से ही सॉल्व होंगे वो सारे क्वेश्चंस। वो जो मैंने डिस्कस किया था वो मतलब थोड़ा सा एडवांस साइड की तरफ है। अभी मेंस के लिए अगर आप बात करोगे तो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है ये मोर देन इनफ है आपके न्यूमेरिकल्स करने के लिए, इतना सब याद रहे तो। अगर करें, प्रोसीड करें। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना बिकॉज ये समराइजेशन है, तो हम बीच बीच में इनके फॉर्मूले का यूज करेंगे। तुमने बच्चा लोग बताओ, हटा दें, बोर्ड क्लीन कर दें? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले रखते हैं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी जरूरत पड़ेगी बार बार, बाकी चले। पहले ना हम लोग बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं,
इसमें लास्ट के 4 क्वेश्चन अगर आप 14, 15, 16, 17 देखोगे 14 to 17, तो प्रॉब्लम्स 14 to 17 वो एक पूरी सीरीज है और वो सीरीज है टॉपलिंग की। तो पहले इसको आप देख लो, टॉपलिंग का मतलब क्या है। टॉपलिंग वाले न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं 14, 15, 16, 17 चारों एक जैसे। तो इसका कंसेप्ट ये कहता है यार कि फॉर रिजिड बॉडी एट रेस्ट, जो कंसेप्ट है वो ये है, फॉर द रिजिड बॉडी एट रेस्ट 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी 0 वैल्यू एंड सम ऑफ ऑल टॉर्क, ये भी हमारे लिए 0 आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। तो बात यहाँ पर रेस्ट की हो रही है, रिजिड बॉडी एट रेस्ट, जिसको कि हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। रिजिड बॉडी एट रेस्ट मतलब कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये चारों की चारों प्रॉब्लम्स इन्हीं दोनों इक्वेशंस पे सॉल्व होगी। रिजल्टेंट फोर्स को 0 करना है, रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू को 0 करना है, ये दोनों चीजें 0 रखनी है आपको। और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब रिजिड बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, नॉन मूविंग कंडीशन में है, तो आप रिजल्टेंट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करोगे, एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस। मतलब यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, जो भी पॉइंट आपको समझ में आए उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दीजिए, टॉर्क इक्वल्स टू 0 कर दीजिए एंड रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू को भी 0 करेंगे। बट ये काम तब करना होगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये काम तब करेंगे जब रिजिड बॉडी एट रेस्ट की कंडीशन पे हो, ना तो वो स्लाइड करे ना वो रोटेट करे, पर एब्सोल्युटली रेस्ट पे। फोर्टीन क्वेश्चन देखो अगर आप, क्वेश्चन नंबर 14 इस बेसिस पे। इस क्वेश्चन में कहीं पर आपको पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 14 में अगर आप रीड कर पाओ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14, है कहीं पर मेंशन है इसमें कि बॉडी रेस्ट पे है? यस सर। कहाँ पर मेंशन है वो? रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, तो ये रीडिंग पार्ट पे है यार। अगर आप ये रीड करेंगे, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए मास एम रेस्ट। तो जैसे ही आपने रेस्ट वर्ड पढ़ा, आपके दिमाग में तुरंत ये चलेगा कि यार मुझे ये दोनों काम कर रहे हैं, फोर्सेस को बैलेंस करना है और टॉर्क को बैलेंस करना है, और इसके लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए होगा इसका। तो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन ऑफ द फेसेस एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द फेस एट अ हाइट ऑफ 3a/4। तो सेंटर से ऊपर यहां कहीं पर एक फोर्स F लगाया गया है जिसकी हाइट 3a/4 है, मतलब ये डिस्टेंस आपका 3a/4 है। और पहली लाइन में उन्होंने रफ सरफेस भी बात की है, तो रफ सरफेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। यस सर। उसके अलावा सेंटर ऑफ मास पर इसका mg का फोर्स आएगा। और अब बचता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। टॉपलिंग के क्वेश्चन में सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही है, टॉपलिंग के न्यूमेरिकल्स में सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आप ड्रॉ करोगे, क्या वो बॉडी के सेंटर से ड्रॉ करोगे या सेंटर के राइट साइड से ड्रॉ करोगे या सेंटर की लेफ्ट साइड से ड्रॉ करोगे, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। जितने भी टॉपलिंग के न्यूमेरिकल्स आएंगे इनमें सारा गेम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आप लोकेट कहां पे करते हो, और ये कैसे देखा जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरफ आएगी। तो एक बड़ा प्रैक्टिकल से बात करो, अगर आप इसको फॉरवर्ड साइड से पुल करोगे, फॉरवर्ड साइड से ना, तो इस फोर्स का और ये जो फ्रिक्शन है, और देखिए क्वेश्चन में ही सारे आंसर हैं। जब क्वेश्चन में उसने खुद कहा है कि बॉडी रेस्ट पे है, तो पहली बात तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, बिकॉज एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगा रहे तो ये स्टैटिक हुआ। उसके अलावा रेस्ट पे है जिसके लिए फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ता है, तो फ्रिक्शन और कैपिटल एफ आपस में बैलेंस हो जाएंगे, अदरवाइज ये रेस्ट पे नहीं होगी बॉडी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ, फर्स्ट इक्वेशन।
अच्छा, उसके बाद अगर हम इनके टॉर्क चेक करें अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये किस तरीके का टॉर्क प्रोवाइड करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट? क्या ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेंगे? तो थोड़ा सा आप, हाँ जी बच्चा लोग, किधर प्रोवाइड कर रहे हैं ये टॉर्क? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये जो फोर्सेस हैं, स्टेप्स पर ध्यान देना आप। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो फोर्स आपने लगाई है और जो फ्रिक्शन लग रहा है, इनकी वजह से, मतलब पहला पॉइंट ये रहेगा, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन कंबाइंड फॉर्म में COM के अबाउट कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एनालाइज करना होगा। तो ये फोर्स और फ्रिक्शन मिल करके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, जिस वजह से इस क्यूब की एक टेंडेंसी होगी रोटेट करने की। इस पॉइंट के अबाउट इसकी एक टेंडेंसी बन जाएगी रोटेट करने की। रोटेट करेगा नहीं क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, बट ये रोटेट करना चाहेगा क्लॉकवाइज। और जब ये बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगी तो इसका राइट साइड वाला पोर्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज घूमना चाहेगी तो सेंटर के राइट साइड वाला पोर्शन नीचे जाना चाहेगा। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो, सेंटर के अबाउट अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो राइट साइड वाला पोर्शन नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के राइट साइड वाले पोर्शंस, यानी कि इधर वाले पोर्शंस, इन पोर्शंस की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी और सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड वाले पोर्शंस की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। इस टेंडेंसी की वजह से राइट साइड वाले पोर्शंस ग्राउंड को ज्यादा हार्ड, बिकॉज ये नीचे जाना चाहते हैं तो ये ग्राउंड पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और लेफ्ट साइड वाले पोर्शंस ऊपर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनकी वजह से ग्राउंड पर प्रेशर कम लगेगा, इन्हें लेफ्ट साइड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, राइट साइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से ओवरऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास के राइट साइड की तरफ किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर देंगे। इस तरफ कहीं शिफ्ट कर दोगे आप एन। ये फिर से बोलूंगा, इसको आप थोड़ा सा सीरियसली समझो कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से राइट या लेफ्ट शिफ्ट क्यों कर जाता है। तो आंसर उसका ये है कि जो हम फोर्स लगाते हैं और जो फ्रिक्शन है, ये मिल करके एक ऐसा टॉर्क जनरेट करते हैं जिसमें बॉडी या तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज घूमना चाहेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगी। इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज हो रही है। उस टेंडेंसी की वजह से एक साइड का पोर्शन ग्राउंड को हार्ड पुश करता है, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करता है, और एक साइड का पोर्शन प्रेशर कम एक्सर्ट करता है। तो लाइट प्रेशर और हैवियर प्रेशर की वजह से ओवरऑल नॉर्मल उस साइड होगा जिस साइड प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो हो गया थ्योरेटिकल कंसेप्ट। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास के राइट साइड क्यों दिखाया हमने? यस सर। ठीक, रीजनिंग के लिए बोल रहा हूँ, सर्टन रीजनिंग के लिए बोल रहा हूँ। वैसे न्यूमेरिकल तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट जस्ट फॉर द रीजन कि व्हाई द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑन द राइट साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मान लो असर्शन रीजनिंग टाइप में पूछा जाए तो इसका आंसर ये होगा, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेस इज नॉन यूनिफॉर्म। Normal is on the right side of center of mass. It is because of non-uniform pressure distribution. Pressure is more on the right side and less on the left side, and that is why normal is on the right side. अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स करने की। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादातर हमारे क्वेश्चन ये आते हैं कि लिमिटिंग कंडीशन सॉल्व करने को आता है। तो आप क्या कर सकते हो, अब इसमें किसी का कोई क्वेरी है तो पहले पूछ लो, बिकॉज ये ना एक नया पॉइंट है। अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर लीजिए, बिकॉज आप सारे फोर्स दिखा सकते हो। प्रॉब्लम आती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ड्रॉ करने में। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की लोकेशन सही मिल गई आपको तो क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। अब हमने क्या मान लिया कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस आगे, ऐसे मानिए कि ये सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस राइट साइड। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी, पहले हमने फोर्सेस को बैलेंस किया तो फ्रिक्शन बराबर कैपिटल एफ, दूसरी इक्वेशन नॉर्मल बराबर mg की बनेगी,
और तीसरी इक्वेशन हम क्या करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करने जा रहे हैं। इस COM के अबाउट टॉर्क बाय ऑल द फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। अब एक एक से ध्यान देखिएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैपिटल F की जो टॉर्क आएगी वो होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ कैपिटल F की जो लाइन है उसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है, कैपिटल F का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये पूरा ग्राउंड से 3a/4 है, तो सेंटर ऑफ मास से वो डिस्टेंस निकाला जा सकता है, वो डिस्टेंस a/4 आ जाएगी। उसके बाद फ्रिक्शन की टॉर्क, उसके लिए फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सो दैट इज फ्रिक्शन F और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस a/2। और ये दोनों ही टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और इन दोनों के टॉर्क का जो रिजल्टेंट है वो बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे है, सो दैट कि नॉर्मल भी एक टॉर्क प्रोवाइड कर पाए, एंड दैट इज नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास यानी कि स्मॉल x। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो आप। लाइक वैल्यूज का मतलब फ्रिक्शन कैपिटल F के बराबर है, स्टैटिक फ्रिक्शन है स्मॉल f बराबर कैपिटल F, और नॉर्मल बराबर है mg। तो जब ये सब कुछ हम रखेंगे, फ्रिक्शन F की जगह पर कैपिटल F रखेंगे और नॉर्मल की जगह पर mg पुट करेंगे, तो यहां से ना x की वैल्यू मिल जाती है, और वो कुछ ऐसी आएगी आपकी 3F/4a mg। करके देखो इसको, मतलब यस सर। ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, कई लोग इग्नोर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, मतलब बुक्स में ना शॉर्ट ट्रिक्स मिली होती है, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में कि जो इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मेरा पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द सेंटर, फर्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस नॉर्मल इज प्रेजेंट, यानी कि x फाइंड करने को क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल कितनी दूर है सेंटर ऑफ मास से, तो वो इससे आ जाएगा आपका। सर 3AF है सर a ऊपर है। अच्छा सॉरी, हाँ a ऊपर है, 3FA/4mg। तो क्वेश्चन को हर एंगल से देखो आप। सर्टेन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल फोर्स राइट साइड है बिकॉज प्रेशर ज्यादा है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन बैलेंस होंगे, नॉर्मल mg बैलेंस होंगे, कैपिटल F और फ्रिक्शन का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क मिल करके और नॉर्मल का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर है। अब बात करते हैं फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू की, कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो। तो इसे x की एक मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी के बाहर जा नहीं सकता, तो ये जो x डिस्टेंस है इसकी एक अपर लिमिट है, और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास कैन बी हाफ लेंथ a/2, यानी कि x की आप मैक्सिमम वैल्यू a/2 पुट करिए, और x की मैक्सिमम वैल्यू a/2 पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली f की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से मिल जाएगा आपको f मैक्सिमम इक्वल्स टू, अगर हम x की मैक्सिमम वैल्यू a/2 पुट कर दें अगर, तो f की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आई थिंक 2mg डिवाइडेड बाय 3। सर मतलब जब नॉर्मल अब सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा तब उसकी मैक्सिमम होगी वैल्यू फोर्स की? नहीं 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 नहीं, देखिए इस रिलेशन को समझना होता है एक्चुअली, इसको समझो ऐसे है। हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको समझाते हैं। देखो इमेजिन करो हमने फोर्स लगाया ही नहीं कोई, हम स्टार्ट करते हैं F=0 से, कोई फोर्स नहीं लगाई। इस समय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां से पास हो रहा होगा, COM है ना? सेंटर मास। हाँ, तो नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से जाएगा। फिर जैसे जैसे आप अपने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे, देखो हम लोगों ने एनएलएम में पढ़ा था कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, तो जैसे जैसे आप अपना फोर्स बढ़ाते जाते हो उसको अपोज करने वाली फ्रिक्शन भी एडजस्ट होती रहती है। जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, प्रोवाइडेड कि हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस न किया हो। तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एडजस्ट हो रहा है, और साथ ही साथ
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास से राइट साइड जाता जा रहा है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं नॉर्मल राइट होता जा रहा है, और ज्यादा फोर्स करते हैं नॉर्मल और ज्यादा राइट शिफ्ट कर जाता है, और फोर्स बढ़ाते हैं नॉर्मल और राइट साइड चला जाता है। एक वो लिमिट आती है कि जब आपने इतनी फोर्स लगा दी कि नॉर्मल बिल्कुल एज से पास होता है। जब नॉर्मल बिल्कुल एज पॉइंट पर आ जाए तो ये वो लिमिटिंग केस बन जाता है, जिसके बाद अगर फोर्स की वैल्यू और ज्यादा करेंगे तो बॉडी रोटेट कर जाएगी, यानी कि टॉपल कर जाएगी यहां से। और यही इस रिलेशन के थ्रू आ रहा है। ये जो x था, ये x नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बता रहा है आपको कि किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ f के लिए, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ f, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम सेंटर, उसको हम लोगों ने x माना है, और वो f के प्रपोर्शन में है, यानी कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस की एक लिमिट है, वो a/2 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि a/2 से ज्यादा होने का मतलब बॉडी के बाहर नॉर्मल दिखाएंगे, कांटेक्ट फोर्स है वो। तो क्योंकि x की एक लिमिटिंग वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, करस्पॉन्डिंगली f की एक हाईएस्ट वैल्यू होगी, और वो हाईएस्ट वैल्यू 2mg/3 के बराबर है इस क्वेश्चन में। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो एक बार मैं वर्बली स्टेप्स रिपीट करूंगा, फिर से आपको लिखना हो लिख ले, सुनना है सुन लीजिए। टॉपलिंग के सारे क्वेश्चंस का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आप सबसे पहले नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करेंगे एट सम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। पहला काम, नॉर्मल को सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पे ड्रॉ करिए, फोर्सेस को बैलेंस करिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करिए। पहला स्टेप फिर से बोलता हूं, नॉर्मल एट सम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेकेंडली, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। थर्ड, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क। Then find the distance of normal force and put the limit for that distance, कि उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड करस्पॉन्डिंगली f की भी अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब में यही काम करना है। सर इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में। नहीं, वो ये मैक्सिमम वैल्यू है बॉडी के रेस्ट पे रहने की, मतलब इससे ज्यादा करेंगे तो वो टॉपल कर जाएगा। और क्वेश्चन में जो पूछा है कि टॉपल करने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाओगे, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां तक के फोर्स पर वो टॉपल नहीं करेगा, यानी इससे ज्यादा करने पर टॉपल करेगा। Yes. तो टॉपल कर, समझ गए, रेस्ट पे रहने की जो मैक्सिमम फोर्स है, टॉपल कराने की वही तो मिनिमम फोर्स होगी। हाँ सर। ठीक है बच्चे, एनालिसिस कर लेना, मतलब क्योंकि जो पेपर के ट्रेंड है ना उसके हिसाब से इनमें से ये भी एक स्टेप है जो नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, नाउ 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है। अब देखो यहाँ पर सिलेंडर का एग्जांपल है, पेपर में आपको सिलेंडर की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो ठीक है, बाकी तो स्पेसिफिकेशन है कि इसकी रेडियस वगैरह सब दी है, रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, तो लेंथ एल और रेडियस आर। तो जैसा मैंने कहा ना, स्टेप्स बनाओ। आप सबसे पहले फोर्सेस ड्रॉ कर लो कि कौन सी फोर्स कहाँ लग रही होगी। तो सबसे पहले अगर हम फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं तो सेंटर ऑफ मास पर, एट सेंटर ऑफ मास है mg, जिसको रिजॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, mg sin थीटा पैरेलल स्टेप्स को ध्यान से सुनिएगा, मैं ये स्टेप बता रहा हूँ। अब बचा हमारे पास नॉर्मल। यहां डिसाइड करो कि नॉर्मल कहां पर लग रहा होगा, किस साइड नॉर्मल लगेगा।
ये कैसे नीचे। पता लगाएंगे नॉर्मल किधर लगेगा? तो इसका पता लगाने के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन की टॉर्क आएगी, और फ्रिक्शन की टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा रोटेट करता हुआ, और जब ये ऐसे रोटेट करेगा दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंटर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ये राइट वाला पोर्शन ये नीचे जाना चाहेगा इस तरफ, यानी इस साइड प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसी साइड से पास करेंगे किसी जनरल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस x मानते हुए। आप इसको x डिस्टेंस मान लो कि नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस लेफ्ट साइड है, नीचे की तरफ, इंक्लाइंड प्लेन की तरफ। ठीक है, यहां तक पॉइंट? यस सर। ठीक है, बैलेंस कर लो फोर्सेस को। इसके बाद फोर्स बैलेंस, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, इसलिए वो फोर्स बैलेंस करके निकालोगे, mg sin थीटा से निकालोगे फ्रिक्शन की वैल्यू। उसके बाद आता है टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन की जो टॉर्क होगी वो होगी फ्रिक्शन इनटू सेंटर ऑफ मास से फ्रिक्शन का डिस्टेंस, वो सिलेंडर की लेंथ का हाफ होगा L/2, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाई x, ये दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस करेंगे। mg sin थीटा और mg cos थीटा का कोई टॉर्क इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि ये दोनों ही की दोनों कंपोनेंट्स सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे, इनका टॉर्क 0 आएगा ना। यहाँ पर फ्रिक्शन को mg sin थीटा रखेंगे, नॉर्मल को mg cos थीटा रखेंगे, और ये जब रिप्लेस करेंगे तो x की एक वैल्यू बन जाती है L/2, यहाँ पर mg sin थीटा और यहाँ पर mg cos थीटा, ये देखिए L/2 tan थीटा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि x बराबर L/2 tan थीटा। अब इसमें वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस एंगल थीटा को आप ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो। क्वेश्चन में पढ़ के देखो, आप एंगल थीटा बढ़ाया जा रहा है, तो जब आप एंगल थीटा को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है करस्पॉन्डिंगली x भी बढ़ेगा, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा x होगा, बट x की एक लिमिट है, ये x डिस्टेंस एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता, और वो लिमिट इसके रेडियस के बराबर हो, नॉर्मल की डिस्टेंस मैक्सिमम रेडियस। तो आप x की मैक्सिमम वैल्यू जब रखेंगे और वो रेडियस है, x की मैक्सिमम वैल्यू रेडियस है, तो वो r रखिए, tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इससे जो आंसर बनेगा आपका वो ये बन जाता है कि tan ऑफ थीटा मैक्सिमम इक्वल टू, यहाँ पर जब रेडियस रखेंगे तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाय लेंथ। ये मैक्सिमम एंगल है टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट, या यूं कह लीजिए टू प्रिवेंट टॉपलिंग, टू बी एट रेस्ट और टू प्रिवेंट टॉपलिंग। मैं बार बार अटेंशन पे करूंगा कि इस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहीं से क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकते हैं कि x और थीटा में ग्राफ कैसा बनेगा। सर तो ये वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको डीपली एनालिसिस की होगी। क्लियरली दिख रहा है कि x जो है वो थीटा के साथ रिलेशन रखता है और वो रिलेशन tan थीटा का है। इसका मतलब अगर आपको x और थीटा में ग्राफ बनाना होगा तो वो एक tan थीटा वाले फंक्शन का ग्राफ होगा। सर जी सर पूछिए, ये पूछो। हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि mg cos थीटा का पूरा पोर्शन लेके जो लेफ्ट हैंड की तरफ पे पोर्शन है जिसपे एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वहां पे चला जा रहा है? ये नॉर्मल वाली बात कर रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ कि जिस पोर्शन पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है उस पोर्शन हाँ हाँ, पे हमने ये क्यों माना है कि mg cos थीटा पूरा का पूरा उसी तरफ शिफ्ट हो गया है? नहीं नहीं, mg cos थीटा शिफ्ट नहीं हुआ है। देखो क्या होता है एक्चुअली, आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, जब कोई मास, आप समझना है इसको, जब हम मास को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखते हैं,
तो अगर मान लो आपसे कहा जाए कि भाई एक रॉड है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप एक टॉपिक पढ़ते हो ना, सेंटर ऑफ मास। Yes. क्या मतलब होता है उस चीज का? सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? मतलब हम कहते हैं कि इसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, मतलब क्या है इस चीज का? सर हम अज्यूम क्या? करते हैं कि पूरा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। राइट, बट ये एक्चुअल में तो होता नहीं है कि सारा का सारा मास इसी पॉइंट के ऊपर है। इधर Yes. वाले पॉइंट मासलेस तो है नहीं, लेकिन हम इन सब के मास की टोटल वैल्यू सेंटर ऑफ मास पर दिखा देते हैं। सिमिलरली आप क्या करते हो कि अगर मान लो कहीं पर फोर्स लगाई जाए और हम फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, देखिए ये कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस का, कि अगर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कहीं पर, मतलब हमने इस पर फोर्स लगाई F1, इस पर इधर एक फोर्स लगाई F2, दो फोर्स लगा रहे, एक इस तरफ F1 लगा रहे, इस तरफ F2 लगा रहे, तो हमने रिजल्टेंट कितना फोर्स लगाया यहाँ पर अगर बात की जाए, तो हमने एक तरफ F1 फोर्स लगाई है, एक तरफ F2 फोर्स लगाई है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 प्लस F2 है। Yes, sir. बट अब सुनिएगा, फोर्स F1 जो है वो आपने बॉडी के पॉइंट ए पर दिखाया है और फोर्स F2 बॉडी के पॉइंट बी पर दिखाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि रिजल्टेंट फोर्स आपको ड्रॉ करके दिखाओ कि इनका रिजल्टेंट फोर्स कहां पर होगा, तो क्या मैं इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट ए पर ड्रॉ करूं या फिर पॉइंट बी पर ड्रॉ करूं या किसी और पॉइंट पर ड्रॉ कर दूंगा? तो यहां पर भी एक कंसेप्ट होता है, जैसे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है वैसे ही यहां पर भी एक कंसेप्ट है, अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ फोर्स। जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास आप सेंटर ऑफ फोर्स कहते हो कि अगर आप कई सारे फोर्स लगाओ, कई सारी पैरेलल फोर्सेस लगाइए, तो उन सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन, मतलब कि उन सब की टोटल वैल्यू बॉडी के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ड्रॉ करके दिखा सकते हो, एंड दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब थ्योरी ये कहती है कि कई सारे पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी यूनिक पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं, वो यूनिक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ फोर्स। और अगर हमारा F1 और F2 बराबर है तो हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ फोर्स। बट अगर हमारा F2 ज्यादा है, जस्ट लाइक मास में जाइए आप, अगर राइट साइड का पोर्शन ज्यादा हैवी हो और लेफ्ट साइड का पोर्शन थोड़ा सा कम हो, मतलब इधर लाइट हो इधर हैवी हो, तो सेंटर ऑफ मास हम किस तरफ दिखाते हैं? जिधर लाइट पोर्शन होता है या जिधर हैवियर पोर्शन होता है, कहां पर ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ मास? बिल्कुल। तो सेम कंसेप्ट फोर्सेस के साथ है कि अगर हम पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो जिस साइड ज्यादा फोर्स होती है, सेंटर ऑफ फोर्स, जिसका मतलब है वो पॉइंट जहां पर आप इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट दिखाओगे, वो हैवियर फोर्स की तरफ शिफ्टेड होगा। अब यहां पर क्या होता है, जब हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी को रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सिर्फ एक जगह पे लगता है, नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है। आप नोटिस करो इस बॉडी के पास कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में हैं। इसके बेस पर इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं जो कि इसके इंक्लाइंड प्लेन से अपना कांटेक्ट बना रहे हैं। सबके ऊपर नॉर्मल लगेगा, यहां भी नॉर्मल लगेगा, यहां भी नॉर्मल लगेगा, यहां भी नॉर्मल लगेगा, यहां भी नॉर्मल लगेगा, बट वो सेम इंटेंसिटी के नहीं होंगे। नीचे वाले साइड पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा बड़े अमाउंट का होगा, उसके ऊपर वाले पार्टिकल पर थोड़े कम अमाउंट का नॉर्मल लगेगा, इसके ऊपर थोड़े कम अमाउंट का नॉर्मल लगेगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से नॉर्मल फोर्स की इंटेंसिटी पीछे की तरफ कम हो रही है। तो हम सारे पॉइंट्स पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस को मिला करके एक कॉमन पॉइंट पर दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एन, और वो पॉइंट हम दिखा रहे हैं सेंटर ऑफ मास के थोड़ा सा नीचे की तरफ, कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल फोर्सेस एट ऑल द पॉइंट्स वो सेंटर ऑफ मास से कुछ एक्स डिस्टेंस नीचे होगा।
ये और ये हमारा हमारा रिप्रेजेंटेशन, सेंटर ऑफ नॉर्मल फोर्स है। हाँ सेंटर ऑफ नॉर्मल फोर्स है। ओके थैंक यू। राइट, बट क्योंकि थोड़ा सा ये इंजीनियरिंग का पोर्शन था इसलिए इसको टच नहीं किया था मैंने। ठीक है, हम लोग वापस जरा एक बार इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर दें भाई। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ सारा सारा फोकस आप ना रखो कि न्यूमेरिकल हमें कैसे करने हैं, तो फटाफट इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। mg cos थीटा ये ग्रेविटी की फोर्स का कंपोनेंट है, mg sin थीटा ग्रेविटी के फोर्स का कंपोनेंट है। फ्रिक्शन अपसाइड, और इसके बेस के जितने पॉइंट्स हैं सबके ऊपर नॉर्मल लग रहा था, उन सारे नॉर्मल का मिला करके एक रिजल्टेंट नॉर्मल हमने दिखाया सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पे, और इसको लेकर के ये इक्वेशंस बनाई, और उससे ये मालूम किया कि tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2r/l हो सकती है अगर इस बॉडी को टॉपल नहीं करना तो। टॉपलिंग रोकने के लिए tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। बट न्यूटन लॉ में एक और बात कही गई थी जिसको हमने एंगल ऑफ रिपोज के नाम से पढ़ा था, कि एक सर्टेन एंगल के बाद बॉडी स्लिप कर जाती है नीचे, और एंगल ऑफ रिपोज का भी एक फॉर्मूला होता है जिससे tan थीटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये याद है आपको एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट? यस सर। यस सर। क्या होता है जब इस एंगल से ज्यादा रखते हो आप, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अगर मैं इस वैल्यू से ज्यादा रखूं तो क्या बनेगा? बॉडी स्लिप करने लगी। स्लिप कर जाएगी। मतलब ये स्लाइडिंग रोकने की मैक्सिमम एंगल है, टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। बॉडी स्लाइड ना करे उसके लिए एंगल को एंगल ऑफ रिपोज से कम रखना पड़ता है, और बॉडी टॉपल ना करे उसके लिए एंगल की एक मैक्सिमम वैल्यू है जो टॉर्क बैलेंस करके आती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये स्लाइड बिफोर टॉपल, मतलब अगर हम इस एंगल को बढ़ाएं तो ये पहले स्लाइडिंग करे, टॉपलिंग ना करे, टॉपल होने से पहले ये फिसल जाए। कौन सा एंगल ज्यादा होना चाहिए इसमें से? देखिए मैक्सिमम एंगल या यूं कह लीजिए कि स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाला एंगल का है, स्लाइडिंग बिगिंस व्हेन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो tan इनवर्स म्यू s, तो ये स्लाइडिंग स्टार्ट करेगा। और टॉपलिंग ये कब स्टार्ट करेगा? तो टॉपलिंग बिगिंस व्हेन थीटा इज मोर देन इक्वल्स टू ये वाली चीज tan इनवर्स 2r/l। अब अगर हम ये चाहते हैं कि पहले स्लाइड कर जाओ और बाद में टॉपल करो, तो इनमें से कौन सा एंगल बड़ा होना चाहिए था? अगर आपसे करें स्लाइड बिफोर टॉपल, tan इनवर्स 2r/l वाला पढ़ा हूँ। इसका मतलब जिस एंगल पर स्लाइडिंग होनी है वो एंगल छोटा होना चाहिए, और जिस एंगल पर टॉपलिंग होनी है वो बाद में आना चाहिए, क्योंकि जो चीज पहले आ रही है वो एंगल छोटा कर दीजिए। पहले स्लाइडिंग करनी है तो स्लाइडिंग वाला एंगल छोटा रखिए और टॉपलिंग वाला एंगल बड़ा कर दीजिए। मतलब कि tan इनवर्स म्यू s जो स्लाइड करने का एंगल है ये छोटा होना चाहिए उस एंगल से जिस एंगल पर बॉडी को टॉपल करना है। क्वेश्चन को फॉलो करते रहो। स्लाइड बिफोर टॉपल, तो स्लाइडिंग एंगल इज बिफोर द टॉपलिंग एंगल, मतलब कि लेस देन द टॉपलिंग एंगल। और दूसरे वाले केस का आंसर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वहां पर ये साइन चेंज कर दो आप। पॉइंट क्लियर है ये? यस सर।
पॉइंट Yes, क्लियर sir. है? ठीक है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ऐसा ही क्वेश्चन क्यूब का है, इसके जस्ट नीचे ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट क्यूब के ऊपर है। ये सिलेंडर के ऊपर है, वो क्यूब के ऊपर है। मैं ना एक काम करता हूँ, इसमें आपको एक बार और जनरलाइज कर देते हैं। और मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मैं कोन मानता हूं यहां पर, क्यूब वाला अपने आप कर लेते हैं, एक कोन का एग्जांपल लेते हैं। आप हमेशा दो केसेस देखना है, एक केसेस में एक केस वो जब ये बॉडी अबाउट टू स्लाइड है, और एक वो केस जिसमें ये बॉडी अबाउट टू टॉपल है। पहला वाला केस आसान है, अबाउट टू स्लाइड बहुत आसान है, उसके लिए tan थीटा की वैल्यू μs के बराबर होनी चाहिए, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, सीधा सा रूल है, एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट। बॉडी चाहे कोन हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूब हो, वो स्लाइडिंग तभी चालू करेगी जब tan थीटा की वैल्यू μs से ज्यादा हो जाएगी अबाउट टू स्लाइड में। और अबाउट टू टॉपल के क्वेश्चंस में बहुत सिंपल वे में आपको करना है, सेंटर ऑफ मास पर आप ग्रेविटी की फोर्स दिखाओ, फ्रिक्शन ऊपर के साइड, और क्योंकि आप अबाउट टू टॉपल मतलब कि लिमिटिंग केस सॉल्व कर रहे हैं, लिमिटिंग केस, क्रिटिकल केस, अब नॉर्मल रिजेक्शन फोर्स आप बॉडी के बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे दिखाइए। अबाउट टू टॉपल मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर जो नॉर्मल का हो, बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पर, यहां दिखा दो, एक्सट्रीम कॉर्नर पे नॉर्मल दिखा दीजिए। और टॉर्क बैलेंस कर दो, टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दीजिए। सो फ्रिक्शन इनटू सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस। अब अगर इस कोन की हाइट h हो, सपोज दैट कोन की हाइट h मान लें, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो बेस से होता है सॉलिड कोन के केस में, सॉलिड कोन के लिए ये होता है h/4। तो फ्रिक्शन इनटू द सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस फ्रॉम द बेस h/4 सॉलिड कोन के केस में, हॉलो कोन के केस में h/3। और ये बैलेंस करेंगे नॉर्मल से इनटू, क्योंकि ये एक्सट्रीम कॉर्नर पे है तो सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस मतलब रेडियस r। फ्रिक्शन को रिप्लेस करेंगे mg sin थीटा से, नॉर्मल को रिप्लेस करेंगे mg cos थीटा से, और मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। यहां से tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 4r डिवाइडेड बाई h। तो ये वो मैक्सिमम एंगल है जिसके बियॉन्ड जाने पर बॉडी टॉपल करेगी, और ये वो एंगल है जिसके बियॉन्ड जाने पर बॉडी स्लाइड करेगी। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि बॉडी टॉपल करे बिफोर स्लाइडिंग, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो अब की बार मेरी रिक्वायरमेंट है कि पहले टॉपल करो, यानी कि जो टॉपलिंग वाला एंगल है ये पहले आना चाहिए और स्लाइड करने वाला एंगल बाद में जाना चाहिए। मतलब ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 4r/h लेस देन μs। सीधा सा इसका आंसर बनेगा। मतलब अगर हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा आसान सा है, एक एंगल ऑफ रिपोज को ध्यान रखो, और दूसरा नॉर्मल को एक्सट्रीम कॉर्नर पर ले जा करके टॉर्क बैलेंस करके आप tan थीटा निकाल लीजिए, तो टॉपल वाला एंगल मिल जाएगा आपको, जिस एंगल पर टॉपलिंग होगी। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? कोई क्वेश्चन है इसमें? ये ऑब्जेक्टिव मेथड ध्यान रखो आप बस। जब भी आपको टॉपलिंग का मतलब एक्सट्रीम केस बनाइए, एक्सट्रीम केस में नॉर्मल को बिल्कुल एज पे दिखाइए, बिल्कुल एज पे। और ये भी बड़ा आसान सा है, कौन से एज पे दिखाना है, बहुत आसान सा है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, ऑब्जर्वेशंस करते हो,
तो एक चीज नोटिस करो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने क्यूब का एग्जांपल लिया था 14th क्वेश्चन, और हमने फोर्स राइट साइड लगाई थी, तो नॉर्मल को हम सेंटर ऑफ मास के राइट साइड शिफ्ट कर रहे थे। मतलब जिस तरफ बॉडी फिसलना चाहेगी उसी साइड नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है। बॉडी फॉरवर्ड फिसलना चाह रही थी, नॉर्मल फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया। बॉडी नीचे की तरफ फिसलना चाह रही है, नॉर्मल नीचे शिफ्ट कर गया। तो ये भी याद करना आसान हो गया। क्रिटिकल केस में नॉर्मल को बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे दिखा दीजिए, उसके बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क पे बैलेंस कर दूं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो जेई का ही है, असाइनमेंट में नहीं है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक वॉल के साथ ब्लॉक को रखा गया है, रफ वॉल के साथ। मतलब चीजें कितनी आसान है अगर ऑब्जर्वेशन देख लिए जाए, पैटर्न समझ लिए जाए। इसमें भी एक क्यूब है, उसका मास m दे रखा है और साइड a दे रखी है, और इसमें सेंटर के थ्रू एक फोर्स F लगाया जा रहा है। कैपिटल F की फोर्स सेंटर से लगाई जा रही है। मैक्सिमम फोर्स बताना था ताकि ये बॉडी स्लाइड भी ना करे और टॉपल भी ना करे। ना तो ये स्लाइड करे ना तो ये टॉपल करे, मतलब कि रेस्ट पर है। कुल मिलाकर के रेस्ट पर रखने के लिए आप मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो। तो इस F के अलावा इसमें एक mg का फोर्स और एक फ्रिक्शन की फोर्स, जिसको कंसेप्ट नहीं भी पता होगा वो भी नॉर्मल दिखा सकते हो। ये बॉडी किधर की तरफ फिसलना चाहेगी, ये इस वॉल पर डाउनवर्ड फिसलना चाहेगी या अपवर्ड जाना चाहेगी? तो डाउनवर्ड। तो नॉर्मल को सेंटर के नीचे दिखा दीजिए, और क्रिटिकल केस में बिल्कुल नीचे वाले एज पे दिखा दो। आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगी। मतलब हम वो आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहते। एग्जाम के टाइम पर सीधा सा रूल, नीचे फिसलना चाहते हो नॉर्मल नीचे कर दिया, एक्सट्रीम कॉर्नर पे कर दीजिए, बिकॉज हम मैक्सिमम फोर्स में इंटरेस्टेड है। और इसके बाद का स्टेप क्या है, सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क कैसे निकालेंगे, नॉर्मल इनटू उसका डिस्टेंस सेंटर से a/2, और वो टॉर्क बैलेंस होगा फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन इनटू उसका डिस्टेंस भी a/2 है। अब हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि F और mg क्यों नहीं कंसिडर किया गया। तो F और mg इसलिए कंसिडर नहीं हो रहे क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेंटर से पास हो रहे हैं, तो इनके टॉर्क 0 आएंगे। और क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स बैलेंस भी होने हैं, तो नॉर्मल और F बैलेंस हो जाएंगे, N = F, और फ्रिक्शन बराबर है mg, तो N इज कैपिटल F एंड फ्रिक्शन इज mg। आंसर आ गया, यानी कि कैपिटल F की वैल्यू ओनली mg। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स टू प्रिवेंट टॉपलिंग, मैक्सिमम फोर्स टू प्रिवेंट टॉपलिंग। क्लियर हुआ ये चीज? सर फोर्स Yes, तो sir. सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे तो ज्यादा कम करेंगे तो भी वो टॉर्क तो उसका बनेगा नहीं कुछ। हाँ बनेगा। सर फोर्स ज्यादा हो जाने पे टॉर्क कैसे बनेगा, वो तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही जा रहा है ना। एक्चुअली फ्रिक्शन की टॉर्क आएगी, फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये जो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा ये बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, और जब ये क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा तो फिर रीजनिंग के हिसाब से चलोगे आप, तो जब ये क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा तो इधर वाले पोर्शन दीवार के अंदर जाएंगे और ये वाले पोर्शन बाहर निकल करके आएंगे। कभी
नहीं क्लियर हुआ आपको? अगर रीजनिंग चाहते हो हो गया सर। फिर सर मैं जैसे बोलूंगा। हाँ सर पूछो। वही डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर लगाए तो जैसे यूनिफॉर्म पैरेलल फोर्स लगाते हैं ना हाँ वो बाहर वाली फेस पे परपेंडिकुलरली, तो सर वो नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही जाएगा फिर। तो जब ये नहीं, सारी एक्चुअली यूनिफॉर्म नॉर्मल फोर्सेस, यूनिफॉर्म लगेगा। देखिए सुनिए, नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ नॉर्मल कम लगेंगे, धीरे धीरे नॉर्मल की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा नॉर्मल नीचे लग रहा होगा। इस तरीके से नॉर्मल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, तो रिजल्टेंट नॉर्मल नीचे की तरफ पास करके दिखाया गया है। देखो, कभी आप नोटिस करें, जो वुडन अलमीरा होती है, वुडन अलमीरा जिसमें ऊपर भी हिंज, यहाँ पर भी हिंज होते हैं और नीचे भी हिंज होते हैं। कभी आपके घरों में अगर अलमारी के दरवाजे की हिंज खराब हो गई हो, लूज हुई हो, कभी भी आप नोटिस किया हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर वाले हिंज जल्दी लूज होती है, नीचे वाले हिंज कभी लूज नहीं होते। कभी Yes, sir. अगर कोई दरवाजा कभी खराब हुआ हो या दरवाजे का हिंज निकला हो, यस सर। तो हमेशा हाँ, सर। ऊपर वाला हिंज, हाँ क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हिंज पे प्रेशर कम पड़ता है, यहाँ फोर्स कम होती है, तो ये जल्दी कांटेक्ट छोड़ देते हैं। और नीचे वाले हिंज के प्रेशर हमेशा ज्यादा होते हैं, इक्वल नहीं होते प्रेशर। सर अगर ये जो अप्लाइड फोर्स है ये ऊपर वाले एज के अलोंग होता तो क्या टॉपलिंग का डायरेक्शन बदल सकता था? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि क्योंकि देखो रोटेशनल मैकेनिक्स में तो सारा कुछ डिपेंड करता है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेंटर के ऊपर है या सेंटर के नीचे है, जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में रोलिंग में ये बारे बहुत डिस्कस किया गया था। पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जो डाउट है पूछिए, क्योंकि जब कोई टॉपिक पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। तो मतलब वही है ना कि अगर फोर्स अप्लाइड ऊपर वाले एज के अलोंग होगा तो टॉपलिंग एंटी क्लॉकवाइज चली जाएगी। हाँ बिल्कुल, तब नॉर्मल ऊपर शिफ्ट कर सकता है। और वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, असाइनमेंट का अगला क्वेश्चन है। इसको हटाएं अभी? यस सर। ठीक। असाइनमेंट का 17th क्वेश्चन जो है उसमें ऐसे करके एक सिलेंडर है रफ सरफेस पे, तो नीचे की सरफेस से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, या चलिए ड्रॉ कर देते हैं। इसमें 400 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। बाकी सब डायमेंशन दे रखी है, ये आपका 910 मिलीमीटर दे रखा है, और सेंटर ऑफ मास इसका 460 पर है। बाकी ये डायमीटर 500। म्यूएस की वैल्यू दे रखी है इसमें 0.4 और म्यूके की वैल्यू 0.35। पहली बात तो ये बताना है आपको कि ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करते हैं कितना है। पहला कंसेप्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो आएगा म्यूएस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, यानी कि 0.4 और नॉर्मल की वैल्यू m इंटू जी के बराबर, बिकॉज फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल सीधा सीधा mg के बराबर आएगा। और मास इसका 91 किलोग्राम दे रखा है, तो m इंटू जी का मतलब हो गया 91 इंटू 10। ये कुछ 364 आ रहा है, 364 न्यूटन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और क्योंकि हम लोगों ने जो फोर्स लगा रखा है ये ज्यादा है, 400 न्यूटन, मोर देन लिमिटिंग,
क्या बोलोगे, बॉडी आगे मोशन करेगी या नहीं करेगी इस केस में? करेगी। करे, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ये रेस्ट पे तो होगा नहीं, पहली बात। इसका मतलब इसमें ट्रांसलेटरी मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बॉडी ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देगी अपना, और उसका एक्सेलरेशन जब निकालने की बात आएगी कि कितनी एक्सेलरेशन से ये ट्रांसलेट होगा, तो वो आप न्यूटन लॉ फॉलो करोगे। जब आप फोर्स इधर लगाओगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन लगेगा। न्यूटन लॉ के हिसाब से एक्सेलरेशन होगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अप्लाइड फोर्स हम रखेंगे 400 माइनस मास हो गया 91। अब यहां पर केयरफुल होना है कि फ्रिक्शन कौन सा लोगे आप इसमें। तो क्योंकि बॉडी में ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन अब काइनेटिक वाला कंसीडर करना होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम म्यू की वैल्यू 0.35 रखेंगे। 0.35 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन m इंटू जी 910। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है, इसमें एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। और सेकंड पार्ट का जो आंसर है कि ये आपको ना ये हाइट दी गई है, 400 न्यूटन की एक हाइट गिवन है h। तो ये h की कितनी रेंज होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू h की या मिनिमम वैल्यू h की, मतलब इसकी रेंज पूछी गई है जिससे कि ये टॉपल ना करे। टॉपल ना करने की रेंज क्या होगी? ख्याल से पहला पार्ट क्लियर हो गया आपको ये वाला? बस पार्ट बच्चा कुछ आना बताते रहो यार, ठीक है? यस सर। सेकंड पार्ट पे आइए कि h की रेंज बतानी है जिससे कि ये टॉपल ना करे। देखिए, अगर ये 400 न्यूटन की फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर है या सेंटर ऑफ मास के नीचे है, ये तो पता नहीं आपको, बिकॉज h अननोन है हमारे लिए, यही तो फाइंड आउट करने जा रहे हो। h अननोन, हो सकता है कि ये फोर्स सेंटर से जा रहा हो सकता है कि ये फोर्स सेंटर के ऊपर हो। डायग्राम समझ जाइएगा कि डायग्राम में ऊपर दिखा रखा है, न्यूमेरिकल में उसने पूछा है कि h की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब वैल्यू अननोन है। तो हो सकता है कि ये अबव सेंटर हो सकता है कि ये बिलो सेंटर हो, या हो सकता है कि ये सेंटर से जा रहा हो। ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, कोई एक केस मान लो सॉल्व करने के लिए, कोई एक केस। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि 400 न्यूटन की फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर है। मान लेते हैं कि ये फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रही है। अब ऐसी कंडीशन में नॉर्मल कहां दिखाओगे आप? ये मानते हुए कि 400 का फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, नॉर्मल कहां दिखाएंगे? सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड पर या सेंटर ऑफ मास के राइट साइड? लेफ्ट। इधर दिखाओगे, बिकॉज इधर ही तो मोशन होगी, बॉडी की मोशन इस तरफ होगी, तो हम नॉर्मल इधर ही दिखाएंगे और किसी जनरलाइज डिस्टेंस पे दिखा देंगे। मतलब इस नॉर्मल को सेंटर ऑफ मास से किसी जनरल डिस्टेंस x पे दिखाएंगे और फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे, जहां से mg भी जा रहा होगा। टॉर्क बैलेंस करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कौन कौन सी फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है? वो सारी फोर्सेस जो सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पे हैं, वो सब टॉर्क दे रहे हैं। नॉर्मल की टॉर्क m इंटू एक्स, और यही बैलेंस करेगा बाकी दोनों के टॉर्क। 400 उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से 400 न्यूटन की फोर्स का जो डिस्टेंस है वो h माइनस 460। क्या ये बात क्लियर है? h माइनस 460 क्यों लिख रहे हैं इसको? यस। हाँ, h हाइट पर फोर्स है और 460 की हाइट पर सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास और 400 की फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका h माइनस 460 प्लस
फ्रिक्शन की भी टॉर्क आएगी, दैट फ्रिक्शन इनटू सेंटर ऑफ मास से फ्रिक्शन का डिस्टेंस, वो 460, नॉर्मल m इंटू जी के बराबर, यानी कि 910, 400 h माइनस 460 प्लस फ्रिक्शन के बारे में अलर्ट रखना, अलर्ट है यहाँ पर, बिकॉज इस केस में बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट पे नहीं है, ट्रांसलेशन हो रहा है इसके अंदर, टॉपल नहीं कर रहा बट स्लाइड कर रहा है। फ्रिक्शन काइनेटिक वाला रखना है, म्यू के इंटू नॉर्मल और इंटू 460, यहां से h की वैल्यू निकालेंगे, और जो भी h की वैल्यू आएगी अब उसके ऊपर लिमिट्स क्या लगाओगे आप। एक्चुअली इसमें x और h दो वेरिएबल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, x और h दो वेरिएबल। तो अब इसमें लिमिट क्या लगाएं, क्योंकि हमने तो ये मान के क्वेश्चन सॉल्व किया है कि 400 न्यूटन की फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, हो सकता था कि 400 की फोर्स सेंटर ऑफ मास के नीचे हो, जिससे कि टॉपल करने की टेंडेंसी अलग डायरेक्शंस में आ जाए। तो हो सकता है नॉर्मल इधर शिफ्ट करने की बजाय नॉर्मल इधर शिफ्ट कर जाए, नॉर्मल किसी भी साइड शिफ्ट कर सकता है, बिकॉज यहां पर ये क्लियर नहीं है कि फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर है या सेंटर ऑफ मास के नीचे। सो ये जो x है ना, इसकी एक रेंज बन रही है, ये x लेफ्ट साइड भी जा सकता था, राइट साइड भी जा सकता था, इसलिए x की एक लिमिट डाली जाएगी, 500 का हाफ करेंगे 250, मतलब इस तरफ मैक्सिमम 250 मिलीमीटर तक जा सकते हो, और हो सकता है नॉर्मल दूसरे साइड पर चला जाए और इधर भी 250 हो जाए, मतलब कि x की वैल्यू -250 से लेकर के और +250 के बीच में रखी जाएगी। ये दो लिमिट्स क्यों रखा हूं मैं, माइनस प्लस की दो लिमिट्स क्यों रखी जा रही है, देखिए सिर्फ इस अननोन की वजह से, इस अननोन की वजह से नॉर्मल मैक्सिमम 250 इस तरफ या फिर 250 ऑन द अपोजिट साइड भी आ सकता है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों साइड पर भी 250 हो सकता है, इसलिए उसकी एक रेंज रखी जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे इससे, x को रिप्लेस करेंगे, एक्चुअली ये 910 नीचे लेके जाओ, ये x की वैल्यू बन गई, और ये वैल्यू -250 से ज्यादा है और लेस देन 250 है, इससे आपको h की भी एक रेंज मिल जाएगी, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी जिसके थ्रू h की एक रेंज आएगी। इसमें कोई डाउट? यस सर, ओके क्लियर? ये वैसे मैं अभी Yes. फिलहाल के लिए आपको एडवाइस करूंगा ये ना लगाएं, मेंस को फोकस करना है तो 14th, 15th और 16th पर फोकस करिए, ये उनकी लिमिटेशंस हैं। सर सर अगर एक अप्रोप्रिएट एच पे स्टार्टिंग पे फोर्स लगा दें तो स्लाइड करने से पहले टॉपल कर जाएगा? नहीं, ये तो चेक करना पड़ेगा कि फोर्स कितना लगाया है आपने, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि फोर्स की वैल्यू कितनी लगाई है अगर, और वो कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा, वो मतलब ऐसे नहीं बता पाएंगे। स्लाइड करते करते टॉपल कर सकता है कोई बॉडी? देखो रुको, आराम से रुको, बताते हैं। देखिए
जो मेरे ख्याल से जो तुम पूछना चाह रहे हो उसको मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ। इसमें ना हम क्यूब का एग्जांपल लेते हैं एक बार। आप बॉडी कोई भी रख सकते हो, क्यूब का एग्जांपल, और सपोज करो एफ की एक वैल्यू लगाई और ये हाइट एच है और ये a/2 से ज्यादा है, मतलब कि ये क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर है। ये चीज क्लियर है क्वेश्चन में। अब आप एक बात बताओ, हम जब फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी लगेगा, बैकवर्ड mg आएगा ही आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। yes, और क्रिटिकल केस सॉल्व करो आप, क्रिटिकल केस जिसमें ये टॉपल करने वाला है, तो नॉर्मल को बिल्कुल एज पे दिखाओ यहाँ पर। मतलब जब ये वो केस है जब ये बॉडी टॉपल होने वाली है, अबाउट टू टिप वाली केस पे आ जाओ, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी बचाना है मुझे। और जो रूल है उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते, इस COM के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते। तो नॉर्मल इंटू डिस्टेंस a/2 इक्वल टू कैपिटल F का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस h माइनस a/2, और इधर फ्रिक्शन फोर्स का भी टॉर्क आएगा प्लस फ्रिक्शन इंटू a/2, बिकॉज फ्रिक्शन भी आपका a/2 डिस्टेंस पे है। बट ये फ्रिक्शन और कैपिटल F बराबर होंगे, स्मॉल f कैपिटल F सेम आएंगे, बॉडी अगर मोशन नहीं कर रही है तो, अगर ये रेस्ट पे है तो ये जो फ्रिक्शन है इसको कैपिटल F से रिप्लेस कर लो, फ्रिक्शन इज कैपिटल F, और इससे हम F निकाल सकते हैं कि F कितना आएगा, और नॉर्मल को रिप्लेस कर लेंगे mg से। तो मेरे हिसाब से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो बनेगा वो a/2h mg, मेरे ख्याल से एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे ख्याल से इतना Yes, आंसर आएगा a/2h mg। यस सर। ठीक है, ये क्या निकाला गया, कौन सा फोर्स निकाला गया है? ये वो फोर्स बता रहे हो आप कि जिससे ज्यादा अगर करोगे, इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ h की कोई गिवन वैल्यू है, तो उस समय अगर हम इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी टिप कर जाएगी, यानी कि रोटेट कर जाएगी, टॉपल कर जाएगी। So this is the maximum F to prevent toppling या टिपिंग। लेकिन न्यूटन लॉ वाले चैप्टर पे हो ना, स्लाइडिंग कब बंद होगी इसकी, स्लाइडिंग रोकने के लिए। तो स्लाइडिंग रोकने के लिए तो F की वैल्यू मैक्सिमम जो हो सकती है वो μs mg हो सकती है। मतलब फ्रिक्शन से तो कम होना चाहिए फोर्स, अदरवाइज स्लाइड कर जाएगी। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये बॉडी स्लाइड कर जाए बिफोर टॉपलिंग, तो क्या कंडीशन बननी चाहिए आप खुद बताओ। ये वो फोर्स है जिसके बियॉन्ड स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, और ये वो फोर्स है जिसके बियॉन्ड टॉपलिंग स्टार्ट होगी। हम चाहते हैं कि पहले स्लाइडिंग हो जाए, तो स्लाइड करने वाले फोर्स की लिमिट छोटी होनी चाहिए, टॉपल करने वाले फोर्स की लिमिट बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि μs mg की वैल्यू कम होनी चाहिए और a/2h/mg की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये वैल्यू कम होनी चाहिए, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि μs छोटा होना चाहिए a/2h। तो ये बॉडी पहले स्लाइड करेगी, टॉपल बाद में करेगी। टॉपल करेगी ही नहीं, बिकॉज एक बार जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है फिर टॉपलिंग नहीं होती। और ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि ये टॉपल करे बिफोर स्लाइडिंग, तो टॉपल करने वाली लिमिट छोटी होनी चाहिए, यानी कि μs मोर होना चाहिए a/2h से। और अगर दोनों बराबर हो गए, μs और a/2h बराबर है, तो स्लाइडिंग और टॉपलिंग दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। yes sir, डाउट क्लियर हुआ अभी? yes sir। ठीक है, ठीक है।
तो इसको देखना है, 4-5 क्वेश्चंस की पूरी एक सीरीज है टॉपलिंग की, आई मीन। और देखो अगर आप लगातार देखोगे तो सब सारे क्वेश्चंस में वर्किंग स्टेप एक ही है, नॉर्मल को सही जगह दिखाओ और फोर्सेस टॉर्क सब बैलेंस कर दीजिए। टॉपलिंग की सीरीज के बाद एक और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। और ये है जो मतलब रोलिंग विथ स्किडिंग, रोलिंग विथ स्किडिंग या फिर रोलिंग विथ स्लिपिंग। सेकंड केस का मतलब हो गया वी ऑफ सेंटर लेस देन आर ओमेगा है, फर्स्ट केस का मतलब वी ऑफ सेंटर मोर देन आर ओमेगा है। तो इस सीरीज में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आपका इनिशियल कंडीशंस होती है, मतलब यहां से हम स्टार्ट करते हैं और अल्टीमेटली रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो जाती है। और ये सब कुछ होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब इस सीरीज के क्वेश्चन दिखा रहे थे। असाइनमेंट में क्वेश्चन 12 पे आइए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 है असाइनमेंट का, और इस असाइनमेंट पे इंटेंशनली 12A और 12B दिए गए हैं। वो पर्पस है उसका, 12A और 12B दोनों का पर्पस एक ही है। 12A में क्या कहा गया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। 12A में एक सॉलिड डिस्क की बात की गई है जिसको कि एक एंगुलर वेलोसिटी दिया गया और उसके बाद उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया गया। मतलब कि इसको एक हमने ओमेगा नॉट प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद सरफेस पर रख दिया इसको। तो अगर आप इसके पहली लाइन को ध्यान से पढ़ो, अ सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस आर इज गिवन एन एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड नहीं दिया इसमें, लीनियर स्पीड 0 है यहाँ पर, एंगुलर स्पीड है सिर्फ। कौन सा केस हुआ ये, v मोर देन आर ओमेगा, v लेस देन आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, केस कौन सा हुआ ये? v लेस देन आर ओमेगा। मतलब ये क्या करेगा सर, यानी कि यहाँ पर ये स्लिप करेगा। वहीं पर 12B क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो बॉल की बात की गई है, उस बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया गया और साफ साफ कहा गया है इनिशियली स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, मतलब इसमें v नॉट वेलोसिटी दी और ओमेगा 0 है, यानी ये केस है v इज मोर देन आर ओमेगा। मतलब ये स्किड करने वाला केस हो गया। बट अल्टीमेटली क्या होता है इन दोनों ही कंडीशंस में, अगर ग्राउंड पर फ्रिक्शन है तो स्लिपिंग और स्किडिंग दोनों अल्टीमेटली प्योर रोलिंग बन जाएंगी। मतलब कुछ टाइम के बाद यहाँ पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, दोनों जगह पर इसमें भी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी v और इसका ओमेगा आपका v इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन पे आ जाएगी। अभी हमारा v लेस देन आर ओमेगा, v ऑफ सेंटर लेस देन आर ओमेगा नॉट है, बिकॉज है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है। तो अगर वो स्लिप करेगा तो अल्टीमेटली प्योर रोलिंग बन जाएगी। और फ्रिक्शन का काम भी यही है,
फ्रिक्शन प्रिवेंट्स स्लिपिंग और स्किडिंग। तो अगर स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, और रोकने के लिए आपको प्योर रोलिंग पे जाना पड़ेगा। यहां पर भी वही चीज होगी, कुछ टाइम के बाद V इक्वल टू आर ओमेगा इसमें भी हो जाएगा। और यही पूछा भी है 12A के ए पार्ट में, 12A के ए पार्ट में टाइम ही पूछा है, कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है वो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। मेन कंसेप्ट ये है कि अगर कोई रोलिंग बॉडी है, रोलिंग बॉडी, और वो स्लिपिंग या स्किडिंग की कंडीशन में दी जाए आपको, स्लिपिंग या स्किडिंग की कंडीशन में दी जाएगी ऑन अ रफ सरफेस, तो कुछ टाइम के बाद वो प्योर रोलिंग ऑब्वियसली करेगा। ये इसका कंसेप्ट है। ये बात समझ में आई आपको कि अगर इनिशियल कंडीशंस स्लिपिंग की हैं या इनिशियल कंडीशंस स्किडिंग की हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली प्योर रोलिंग बनना ही बनना है, ये कंफर्म है अगर सरफेस पर फ्रिक्शन है तो। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं कि कितने टाइम बाद ऐसा होगा, और जब होगा तो ये स्पीड क्या होगी, ये ओमेगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन की थीम पकड़ पाए आप लोग? थीम, बिकॉज क्वेश्चन बदल सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर इनिशियल कंडीशन स्लिपिंग या स्किडिंग की है तो फ्रिक्शन की वजह से वो प्योर रोलिंग बन जाएगा, ये आपका कंसेप्ट हो गया। इसके ऊपर सॉल्व करने को 50 चीजें पूछी जा सकती हैं, बट वो करेंगे कैसे सॉल्व, तरीका क्या होगा उसको सॉल्व करने का, तो रूल क्या लगाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एनएलएम और काइनेमेटिक्स दो चीजें लगा सकते हो आप, एनएलएम प्लस काइनेमेटिक्स। ये पूरा क्वेश्चन आपका एनएलएम के ऊपर है और प्लस काइनेमेटिक्स के ऊपर। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो V इक्वल टू आर ओमेगा होगा। V को आप लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी U प्लस AT, आर ओमेगा को लिख सकते हो इनिशियल ओमेगा और प्लस अल्फा इंटू टी, सीधा सा रूल। अब 12A में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, तो न्यूटन लॉ, फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास है। अब यहां फोर्स कौन सा लग रहा है, तो जब बॉडी स्लिप करेगी तो नेचुरल से बात है फ्रिक्शन आएगा, और वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। लेकिन जब बॉडी स्किड करती है तो बैकवर्ड फ्रिक्शन आता है। ये रोलिंग के ही इनिशियल लेक्चर में बता दिया था आपसे कि स्लिपिंग पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन और स्किडिंग पर बैकवर्ड फ्रिक्शन। तो जो एक्सेलरेशन है वो इस फ्रिक्शन की वजह से आएगा, और फ्रिक्शन काइनेटिक है यहां पर क्योंकि स्लिप हो रहे हो आप, तो ये म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल बराबर है mg। सो एक्सेलरेशन जो कि फोर्स बाय मास है, यानी कि फ्रिक्शन अपॉन मास है, वो म्यू इंटू जी है। इनिशियल ओमेगा, ओमेगा नॉट है, अल्फा, अल्फा आता है टॉर्क डिवाइडेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब कैलकुलेट होगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क फ्रिक्शन की वजह से आएगा, फ्रिक्शन म्यू mg, सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस है r, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये डिस्क था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, और इनटू t।
और एक पॉइंट ध्यान से देने वाला है यहाँ पर कि जो फ्रिक्शन फॉरवर्ड आएगा, इसका टॉर्क जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट डायरेक्शन देखी जाएगी उसकी, इस फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की जब डायरेक्शन देखी जाएगी, तो वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स इस ओमेगा के अपोजिट आएगा, यानी कि अल्फा एक्सेलरेशन ना बन करके रिटार्डेशन बन रहा है यहाँ, क्योंकि वो एंगुलर स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन। अब इसको सिंप्लीफाई करके टी निकाल सकते हैं कितना आएगा। सेम रूल सेकंड केस में, v इक्वल टू आर ओमेगा, v को रखा है u प्लस ए टी, ओमेगा को रखा है इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी, सेम रूल। इस बार इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, इस बार फ्रिक्शन जो है वो रिटार्डेशन का काम करेगा बिकॉज वेलोसिटी के अपोजिट, सो माइनस म्यू इंटू जी, ये म्यू इंटू जी यहां से आएगा फोर्स अपॉन मास करके, फोर्स बाय मास, म्यू इंटू जी यहां से आएगा इंटू टी आर। इस बार इनिशियल ओमेगा 0 है, अल्फा फ्रिक्शन की वजह से आएगा, म्यू एम जी का टॉर्क, म्यू एम जी इंटू आर अपॉन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 12th बी पार्ट में ये स्फीयर है, सो 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी। क्या ये स्टेप क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। मतलब गोल्डन रूल ये है कि इनिशियल कंडीशन स्लिपिंग और स्किडिंग है तो वो अल्टीमेटली रोलिंग बन जाएगा। काइनेमेटिक्स लगा लीजिए, u प्लस ए टी ओमेगा प्लस अल्फा टी और a बराबर फोर्स अपॉन मास, अल्फा बराबर टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल रखना है इसको, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, बिकॉज टाइम कैलकुलेट हो गया अगर, तो हम u प्लस ए टी से वेलोसिटी भी निकाल लेंगे और ओमेगा प्लस अल्फा टी से हम सारे आंसर, फिर डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल सब कुछ काइनेमेटिक्स के थ्रू निकाला जा सकता है। तो आप इसको ट्राई कर लेना, 12A और 12B के आंसर्स को ट्राई करना, हमने बेसिक हिंट प्रोवाइड कर दी है इसमें। सर सर इसमें एक और चीज होती है ना कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके अबाउट वो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर देते हैं। हाँ, वो भी ऑप्शन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा करके भी आंसर ला सकते हैं, वो भी एक अप्रोच है। बट हमने उसको जानते हो क्यों नहीं डिस्कस किया है, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ अभी आपको। हम लोग थोड़ा सा अभी सिंपल रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इस ऑप्शन में हमें कई सारे आंसर्स एक साथ मिल रहे हैं, लाइक टाइम की वैल्यू मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी मिलेगी और हमारा फाइनल ओमेगा मिलेगा। ऑप्शन वो भी सही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी बढ़िया ऑप्शन है अगर फाइनल स्पीड निकालनी है तो। सर लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता, अगर कभी सेंटर पे कोई फोर्स एक्ट करने लगे तो शायद फेल हो जाता है। इसीलिए बोलो, हाँ बस वो चक्कर ये है कि वो स्पेसिफिक सॉल्यूशन है इन दो क्वेश्चन का, जनरलाइज नहीं है ये अप्रोच, जनरलाइज। अब इसमें कुछ और बातें भी है यार, देखिए कुछ और बातें हैं। स्लिपिंग और स्केडिंग और रोलिंग 3 केसेस हमेशा ध्यान रखिएगा। जब प्योर रोलिंग होती है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, लेकिन जब स्किड करते हैं या फिर स्लिप करते हैं तो हमेशा एनर्जी लॉस होती है। मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस हुआ होगा, इस प्रोसेस में भी एनर्जी लॉस हुई होगी। और अगर हमें कहा जाए कि भैया एनर्जी कितनी लॉस हो गई, यानी कि वर्क बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, बिकॉज एनर्जी लॉस का मतलब वर्क बाय फ्रिक्शन। और वर्क बाय फ्रिक्शन, अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि वर्क बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए, क्योंकि वो हैबिचुअल होते हैं वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले मेथड से। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि हाउ मच इज वर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो वो कहते हैं कि फ्रिक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन पता है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी।
यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट प्रॉब्लम क्या है कि वर्क बाय फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये गलत मेथड है। रोलिंग के न्यूमेरिकल्स में फ्रिक्शन का वर्क आप इससे निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का रूल है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो रखना होता है आपको, डिस्प्लेसमेंट, ये उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है जिस पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। जहां फोर्स लगेगी उसी पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट लगाओगे। क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स बॉडी ए पे लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट हम बॉडी बी का कैलकुलेट कर ले और मल्टीप्लाई करके कह दे कि वर्क है? तो जहां पर फोर्स है वहीं पर तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। फ्रिक्शन फोर्स है बॉटम पॉइंट पर, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉटम पॉइंट। क्या हम बॉटम पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे? वो साइक्लॉइड पाथ पे होता है। तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगाते हो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होता है मोशन इन वन डायमेंशन के केस में, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। और पूरे ऑब्जेक्ट में स्ट्रेट लाइन पाथ पे कौन जा रहा होगा? कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही होगी? तो सेंटर ऑफ मास, ओनली सेंटर ऑफ मास। तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हम यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, बिकॉज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए होता है एंड सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है। बाकी सब साइक्लॉइड पे चलते हैं, और वो भी साइक्लॉइड पे तब चलते हैं जब वो प्योर रोलिंग पे होते हैं। जब तक स्किडिंग, स्लिपिंग और स्किडिंग होती है तब तक वो साइक्लॉइड भी नहीं है, कुछ और है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। सो वर्क बाय फ्रिक्शन रोलिंग के न्यूमेरिकल्स में पहली बात तो फ्रिक्शन का वर्क सिर्फ तब होगा जब वो स्लिप और स्किड कर रहा हो, तभी फ्रिक्शन का वर्क आता है, और वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं आएगा। सो उसके लिए लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब कि अगर आपको वर्क बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है तो आप ये दिखाइए कि फ्रिक्शन का वर्क बराबर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दैट्स ये लगा दीजिए, इनिशियल माइनस फाइनल। जो लॉस हुआ है वो वर्क बाय फ्रिक्शन। अब यहां पर 12A वाले क्वेश्चन में वर्क बाय फ्रिक्शन, ये सिर्फ उसका मॉडुलस है, ओनली द मॉडुलस पार्ट, नेगेटिव साइन रहेगा इसमें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली होगी, यानी कि हाफ डिस्क है तो mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, और बाद में रोलिंग हो चुका है तो रोलिंग की एनर्जी हाफ mv² और 1 + k हाफ। अब ये जो v है ये निकालना पड़ेगा, मतलब कि बाद वाली स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो यहीं से कैलकुलेट होगी। जब टाइम सॉल्व हो जाएगा तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करके बाद वाली स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी, इससे आएगा वर्क बाय फ्रिक्शन। सिमिलरली यहां पर आएगा, बट यहां पर इनिशियल एनर्जी ट्रांसलेशन वाली है, तो यहां पर हाफ mv0² इनिशियली, क्योंकि इसमें ओमेगा तो था नहीं कोई, और बाद में वो रोलिंग कर रहा है तो हाफ mv² और 1 प्लस स्फीयर है ये 2/5। इसमें भी बाद वाली स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्या क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा अब वैसे एक क्वेश्चन और, मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब एक्सप्लोर कर लीजिए। तो मेरा सिर्फ एक प्रिंसिपल है, जो करना है कायदे से करना है, अदरवाइज छोड़ दो। मान लिया सेंटर ऑफ मास ने एक डिस्प्लेसमेंट किया और वो डिस्प्लेसमेंट डी है। सपोज सेंटर ऑफ मास ने डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास से डी डिस्टेंस आगे आया। मैं कह रहा हूं कि वर्क बाय फ्रिक्शन F इंटू डी नहीं है, ये नहीं है, 100% नहीं है, गलत है ये। तो या तो वो F इंटू डी से ज्यादा है या वो F इंटू डी से कम है।
अगर वो F इंटू डी के बराबर नहीं है तो फिर या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। क्या लगता है आपको कितना है? वो तो इससे निकल जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, वर्क बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। बट हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आ जाए, द वर्क बाय फ्रिक्शन इज ऑप्शन ए F इंटू डी, ऑप्शन बी मोर देन F इंटू डी, ऑप्शन सी लेस देन F इंटू डी। सॉल्व ही नहीं करना है, सिर्फ यही बताना है कि वो होगा क्या। तो मोर देन बताना पड़ेगा। देखिए यहां पर 12A में ये बॉडी स्लिप हो रही है, स्लिप करने में बॉटम मोस्ट पॉइंट और सेंटर में ज्यादा स्पीड किसकी होती है? बॉटम। सो बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट की। मतलब क्या बॉटम पॉइंट डी से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? आगे ये पॉइंट डी से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? यस सर। तो आंसर इज मोर देन F इंटू डी, बिकॉज इसका डिस्टेंस ज्यादा आएगा। इक्वल टू F इंटू डी कभी नहीं होगा। क्वेश्चन 13 जो है ना, 13 सेम सीरीज का क्वेश्चन है, सेम सीरीज का, इसको भी ट्राई करना है। ये भी आपका, अब यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं 13th वाले में। कुछ लोग जिनको मतलब क्लैरिटी नहीं है या याद कर लिया है, सिर्फ इधर उधर से कहीं सॉल्यूशन देख लिया। 13th वाले में इधर V दे रखा है और इधर ओमेगा दे रखा है कुछ, और साथ में ये भी दे रखा है V नॉट बराबर R ओमेगा नॉट। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो रोलिंग की कंडीशन है, प्योर रोलिंग की है। क्या ये सही है? ये प्योर रोलिंग कंडीशन है? यस सर। डायरेक्शन देखो ओमेगा का। नहीं सर। सेम है दोनों डायरेक्शन। नहीं सर। हाँ, प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा दूसरी डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए हमारे साइकिल का जो टायर होता है ना, जब हमारी साइकिल आगे जा रही होती है तो टायर क्लॉकवाइज घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं वो, और जब साइकिल बैकवर्ड आ रही होती है तो टायर से अपोजिट चलते हैं। तो ये मोशन फॉरवर्ड है, ओमेगा की डायरेक्शन यहाँ पर आपको चीट कर रही है, मतलब ये यहाँ पर थोड़ा सा धोखा दे रहे हैं। ओमेगा का डायरेक्शन ये दे करके आपके दिमाग में ये डाल दिया जाएगा कि प्योर रोलिंग है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा की डायरेक्शन के पलटने की वजह से ये प्योर रोलिंग नहीं है। इनफैक्ट ये कौन सा केस हो गया? जो ओमेगा है, मतलब जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से भी फॉरवर्ड मोशन होगी, और ट्रांसलेटरी मोशन भी फॉरवर्ड है, मतलब यहाँ वाला पॉइंट फॉरवर्ड मोशन करेगा। और जब बॉटम पॉइंट फॉरवर्ड मोशन करे तो ये स्किडिंग का केस होता है। और हमने कहा था कि स्किड और स्लिप अगर है तो अल्टीमेटली प्योर रोलिंग बनना है उसको। कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, ये प्योर रोलिंग होता है। प्योर रोलिंग में ओमेगा की डायरेक्शन का ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब V इक्वल टू R ओमेगा आना ही आना है इसके अंदर। अब इसमें क्या करोगे? फिर काइनेमेटिक्स लगाते हैं, तो V इक्वल टू R ओमेगा, तो V को रखेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फ्रिक्शन आएगा बैकवर्ड, V को रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी V नॉट, फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो माइनस एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास म्यू इंटू जी इंटू टाइम, ये हो गया U प्लस AT इक्वल टू R ओमेगा। ओमेगा इनिशियल ओमेगा, यहां पर अगर जल्दीबाजी की तो गड़बड़ हो जाएगी, माइनस ओमेगा नॉट। राइट। माइनस क्यों रखेंगे?
माइनस क्यों रखेंगे? जो बाद वाले ओमेगा की डायरेक्शन है और पहले वाले ओमेगा की डायरेक्शन ये अपोजिट है, तो आपको एक साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। अगर हम बाद वाला ओमेगा पॉजिटिव मानते हैं तो पहले वाला ओमेगा नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पर जो इनिशियल ओमेगा रखेंगे वो माइनस ओमेगा नॉट। हम बाद वाले कन्वेंशन मतलब इस ओमेगा को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं और इस वी को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो जो भी वैल्यूज पुटअप की जाएंगी वो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखी जाएगी। प्लस अल्फा, अब मुझे ये देखना है कि अल्फा पॉजिटिव है कि अल्फा नेगेटिव है। तो फ्रिक्शन की टॉर्क सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज आ रहा है और क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव मान रखा है, मतलब कि फ्रिक्शन की टॉर्क पॉजिटिव, तो अल्फा पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी प्लस रखेंगे और अल्फा होगा फ्रिक्शन म्यू एम जी इंटू रेडियस अपॉन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है 2/5 mr² और इंटू टी। इतना करना होता है, मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन चेक की जाती है आपकी और कुछ नहीं किया जाता है। हम अपने प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो v इक्वल टू आर ओमेगा ही लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल ओमेगा देखना पड़ता है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है और बहुत एलिमेंट्री फॉर्मूले लग रहे हैं। फोर्स अपॉन मास के थ्रू एक्सेलरेशन और टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अल्फा निकालते हैं, मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं कर रहे हैं इसमें। इसका बी पार्ट भी सेम कंसेप्ट पर है, वो अपने आप कर लीजिए। 12th ए बी 13th ए बी, ये 4 क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसमें कोई डाउट है किसी का? कोई है बेटा? नहीं है, सब चले। डाउट चेंज कर दें इसको? यस सर। यस अच्छा, अभी देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें आप जो नीचे सरफेस है वो ग्राउंड यूज कर रहे हो। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। पहले आपको एक दूसरा प्रॉब्लम दिखाएं। ये प्रॉब्लम हमारे बेसिक मैकेनिक्स में आती है, जिसमें ये कहा जाए कैपिटल एम मास और उसके ऊपर एक और मास रखें स्मॉल एम। स्मॉल एम को हमने कोई वेलोसिटी दे दी, कैपिटल एम को कोई वेलोसिटी नहीं दी आपने, यानी कि इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है। और फ्रिक्शन का बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है यार, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, स्किडिंग को अपोज करता है, स्लिपिंग को अपोज करता है। तो अगर ये आपकी इनिशियल कंडीशंस हैं और इन दोनों मासेस के बीच में फ्रिक्शन है, अगर इनके बीच फ्रिक्शन है तो अल्टीमेटली रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा। 2-3 बेसिक रूल ध्यान रखो। अगर दो ब्लॉक्स के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस है, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी, और अगर उनके बीच फ्रिक्शन है तो अल्टीमेटली वो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद ये दोनों मासेस एक कॉमन वेलोसिटी पर आ जाएंगे। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इट अपोजेस रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कि ये रिलेटिव वेलोसिटी को 0 करना चाहता है। तो अगर नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी है तो वो कुछ टाइम बाद 0 रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब कि दोनों सेम वेलोसिटी पर आ जाएगी। और अगर ग्राउंड स्मूथ है
तो आराम से एक काम ये कर सकते हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। और लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके हम ये लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट बराबर फाइनल मोमेंटम अब अगर आप ये पूछते हो कि भैया लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व करा रहे हो यहाँ पर, तो वो इसलिए कंजर्व करा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। हाँ मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M को सिस्टम मान ले तो इन दो के अलावा बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इसलिए वो कंजर्व करा सकते हो। मेरा पर्पस सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी समझाने का है। जैसे कि दो ब्लॉक्स के बीच वेलोसिटी जब डिफरेंट होती है तो उनके बीच के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो एक कॉमन वेलोसिटी पर आ जाते हैं, जो मोमेंटम कंजर्व करके ला सकते हो अगर ग्राउंड पर फ्रिक्शन नहीं है तब। बट यहाँ एनर्जी लॉस होगी, इसका ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म रखते हैं कैपिटल M मास का और इसके ऊपर हमने एक डिस्क या स्फीयर जैसी कोई चीज रख दी और हमने डिस्क पर एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी v नॉट, स्फीयर को कोई वेलोसिटी, नीचे वाले प्लेटफॉर्म को कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे और यहाँ पर कोई ओमेगा भी नहीं है, इसके अंदर भी क्या होगा, यहां पर भी फ्रिक्शन है यार। कोई बताएगा इसमें भी, मतलब फ्रिक्शन की वजह से क्या होने जा रहा है यहाँ पर, फ्रिक्शन की वजह से कुछ टाइम के बाद कैसी कंडीशंस हो जाएगी यहाँ। तो फ्रिक्शन की वजह से ये प्लेटफॉर्म चलना स्टार्ट कर देगा, यानी यहाँ पर एक वेलोसिटी आ जाएगी v प्लेटफॉर्म। फ्रिक्शन लग किस रहा होगा ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा नहीं है, तो ये पॉइंट पीछे, हाँ फॉरवर्ड स्किड करेगा, स्किडिंग होगी तो फ्रिक्शन पीछे। न्यूटन थर्ड लॉ, अगर एक बॉडी पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से दूसरी बॉडी पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा और इसी फ्रिक्शन की वजह से नीचे वाला मास आगे बढ़ेगा। और ऊपर जो स्फीयर रखा है वो इस फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से, इस फ्रिक्शन का सेंटर के अबाउट जो टॉर्क बनेगा उस टॉर्क की वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो रिड्यूस कर जाएगी, इसको vc मान लेते हैं, जो v नॉट से कम हो जाएगी बिकॉज वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा तो वेलोसिटी कम होगी, इसका सेंटर के अबाउट टॉर्क बनेगा तो एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी और एक्शन और रिएक्शन पेयर की वजह से नीचे वाले मास पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वजह से ये ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ टाइम बाद की कंडीशंस होंगी, बट फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन पसंद ही नहीं। फ्रिक्शन मतलब नो स्लिपिंग कंडीशन आनी चाहिए। अब यहां पर केयरफुल इसको रखना है, डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट की अगर आप बात करिए तो डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक ट्रांसलेटरी वेलोसिटी होती है और एक रोटेशनल वेलोसिटी होती है जो अपोजिट आती है। मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दो वेलोसिटीज होंगी, स्लाइड करने की वजह से और रोटेट करने की वजह से। और डिस्क का बॉटम मोस्ट पॉइंट जिसके कांटेक्ट में है यानी कि प्लेटफॉर्म, उसके पास वेलोसिटी है vp। अब अगर आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी ना रहे तो जितनी वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म चल रहा है मतलब कि vp
उतनी ही वेलोसिटी से डिस्क का बॉटम मोस्ट पॉइंट चलना चाहिए। कुछ लोग जल्दीबाजी में सेंटर की वेलोसिटी को प्लेटफॉर्म के वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं, जो गलत है। डिस्क का सबसे नीचे वाला पॉइंट और प्लेटफॉर्म ये सेम वेलोसिटी पे आने चाहिए, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर से डिफरेंट होती है। बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी लिखने का मतलब होगा सेंटर की वेलोसिटी और माइनस आर ओमेगा। क्लियर है ये वाला स्टेप? यस यस सर। यस सर। ठीक, अब यहां पर काइनेमेटिक्स लगाना है। u प्लस एटी, तो प्लेटफॉर्म की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन, प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है फ्रिक्शन से, सो दिस इज फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लेटफॉर्म कैपिटल M इंटू टी। सेंटर की वेलोसिटी u प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, बट फ्रिक्शन अपोजिट था इसलिए माइनस एक्सेलरेशन की जगह फ्रिक्शन अपॉन इसका मास स्मॉल m इंटू टी, u प्लस एटी माइनस आर ओमेगा। सेम प्रोसेस, इनिशियल ओमेगा 0 प्लस अल्फा टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, so friction into radius torque divided by capital I which is moment of inertia into time t। बस ये काम करना है। अब फ्रिक्शन को रखेंगे म्यू इंटू नॉर्मल यानी म्यू एम जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पुट कर लेंगे, अगर ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2। सर तो जब ये प्योर रोलिंग करने लगेगा कोई टाइम टी के बाद, ये प्योर रोलिंग भी तो करने लगेगा स्फीयर, तो तब प्लेटफॉर्म और बेस। तो यही तो प्योर रोलिंग कंडीशन। देखिए प्योर रोलिंग के लिए क्या कहा गया था कि जिस सरफेस के ऊपर आप रोल कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा होनी चाहिए। अच्छा, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में सेंटर की क्या वेलोसिटी है? प्लेटफॉर्म अगर वीपी और सेंटर अगर वीसी, तो सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म वीसी माइनस वीपी है और ये आर ओमेगा के बराबर है। तो यही चीज लिखी है यहाँ पर। ओके सर, ध्यान। हाँ, प्योर रोलिंग में हम जनरली क्या करते हैं कि वीसी बराबर आर ओमेगा कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हो कि ज्यादातर केसेस में रोलिंग ग्राउंड के ऊपर देखी जाती है, बट अगर रोलिंग किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो प्लेटफॉर्म के रिलेटिव सेंटर की वेलोसिटी यानी कि वीसी माइनस वीपी उसको आर ओमेगा कर दीजिए, और बाद में काम वही करना है आपको, यू प्लस एटी वाला काइनेमेटिक्स से लगानी है। ठीक है अभी? जी सर। ठीक है, तो ये दो सीरीज आपकी आज कंप्लीट हुई है, टॉपलिंग वाली और ये वाली, दोनों कर लीजिए बिकॉज ये एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही आते हैं क्वेश्चंस। और कल वाली क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। एंगुलर मोमेंटम को अच्छे से पढ़ के रखना बिकॉज कल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोलिजन्स, इंपल्स, ये सब डिस्कस होगा।